नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड पेपर है उसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर 1 में मैं ऑलरेडी आपको पहले 15 सवाल मैथ्स एंड रीजनिंग के जो कि पूछे गए थे साल 2016 के जेकेपी कांस्टेबल पेपर के अंदर, वो मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूं। मैंने आपको वहां भी बोला था कि एक वीडियो और इसकी आएगी जो कि पार्ट नंबर सेकंड होगा, जहां पे जो रिमेनिंग मैथ्स और रीजनिंग के सवाल होंगे वो मैं कवर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं 10 सवालों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख चुके हो, और अगर डायरेक्टली भी इस वीडियो तक पहुंचे हो तो पहले मैं आपको ये बोलूंगा आप उस वीडियो को देखिएगा। वहां पे पहले जो 15 सवाल रहे थे, आप देखिए किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे जेकेपी कांस्टेबल के। हालांकि मैंने ये भी बोला था आपको उस समय पे कि जेकेपी का खुद के डिपार्टमेंट ने वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था। इस बार जो है जेकेएसएस भी कंडक्ट करवाने वाला है, तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, बट स्टिल फिर भी हमें मालूम होना चाहिए लास्ट पेपर में किस तरह के सवाल आए थे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद यहां पर आइएगा। और मैं ये भी बता दूं, वो 15 सवाल बहुत बेसिक सवाल थे। हमने वहां पर यह भी देखा कि किस तरह से मैथ्स के जो फॉर्मुलेज हैं, आइडेंटिटीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उस पर भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। हमने ये देखा जो मेंसुरेशन के अंदर जो आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी, या मेंसुरेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, तो उस पर भी सवाल किस तरह से पूछता है एग्जामिनर, वो सब भी कवर करा। बट इस वीडियो के अंदर वो सवाल आएंगे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड थे। तो ये वीडियो और भी ज्यादा जरूरी इसलिए भी बन जाती है कि कैलकुलेशन बेस्ड सवाल जेकेपी कांस्टेबल के लिए किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, उसकी क्लैरिटी हमें इस वीडियो के जरिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे थे मंजूर भारत यूट्यूब चैनल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो है वो ये रीड करिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 क्यों लिखा है इसके ऊपर, बिकॉज ऑलरेडी 15th क्वेश्चन 15 सवाल जो है वो हम कवर कर चुके हैं। तो पहले आप देखिए सवाल कौन से चैप्टर का है। ये सवाल जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का है, जो कि मैथ्स का हिस्सा है। तो मैं हर क्वेश्चन में ये जरूर लिख देता हूं आपको बार बार, ताकि याद रहे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का है, और ये चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट का आ जाता है? मैथ्स के सब्जेक्ट का आ जाता है। ठीक है, आइए अब सॉल्यूशन पे। क्या बोल रहा है? अ मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान, एक आदमी जो है वो भाग रहा था और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था। तो मैं कहीं पे लिख देता हूं, जो स्पीड दी गई है वो दी गई है भाई 9 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद वो रेस्ट लेता है 9 मिनट की, 9 मिनट्स की। ठीक, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 27 किलोमीटर। और बोला ये गया है कि कितना वक्त वो लेगा 27 किलोमीटर को कवर करने के लिए। बट आपको यहां पर समझना ये है कि ये जो 9 मिनट्स है ये है क्या? ये हॉल्ट टाइम है। तो हॉल्ट टाइम वो भी लिख देते हैं हम, हॉल्ट टाइम वो है 9 मिनट्स, बट कब? आफ्टर एवरी किलोमीटर। ठीक है, चलो ये लिख दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी लिखने की, हम दोबारा क्वेश्चन को रीड करके भी समझ सकते हैं। तो जो ये पूछ रहे हैं, आप वो किस तरीके से आप उस पर आओगे? आप ये देख रहे हो, उसने पूछा कितना वक्त लगेगा 27 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो पहले ये देखिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो हम सभी को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि एग्जामिनर ने टाइम पूछा हमसे, तो टाइम बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यहां पे आ गया, स्पीड डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर है? अब डिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करने को बोला है? 27 किलोमीटर। यहां देखिए, यानी 27 किलोमीटर तो उसको कवर करना है। और वो किस स्पीड से भाग रहा है? वो भाग रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसे सॉल्व करोगे, 9 3 27, यानी 3 घंटे उसको लगने चाहिए फॉर कवरिंग 27 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये तो समझ आता है। बट दोस्तों, क्या कहीं भी ऑप्शन में 3 और का ऑप्शन है? वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको निकाला, ये तो वो तब था कि अगर वो बच्चा, वो इंसान डायरेक्टली भाग रहा होता विदाउट एनी हॉल्ट टाइम, यानी उसने 27 किलोमीटर भागना है, बिना रुके भाग रहा है वो, और वो भाग रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पॉइंट समझ रहे हो आप? अब बात ये आ गई कि भाग रहा है या चल रहा है, बात एक ही है। बात यहां पर ये आ गई कि हॉल्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस करा हुआ है, तो उसको अभी तक हमने यहां पर कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। अब आइए उसको इंक्लूड करते हैं, वो जरूरी पोर्शन है हॉल्ट टाइम। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक फिगर बनाने की कोशिश करूंगा, आप एक बार नोट डाउन करिएगा। देखो भाई, इतना आपको समझ आ रहा है कि वो भागता है, जब भी भागता है हर किलोमीटर के बाद वो रेस्ट लेता है, और वो रेस्ट लेता है 9 मिनट्स की। ये तो समझ आ रहा है ना? अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, हर किलोमीटर के बाद 9 मिनट, तो कितने किलोमीटर है? पहले एक बार एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये 1 किलोमीटर हो गया, कितनी देर के लिए रुका? 9 मिनट के लिए रुका। फिर 1 किलोमीटर हो गया, कितनी देर के लिए रुका? 9 मिनट के लिए रुका। फिर 1 किलोमीटर हो गया, दोबारा 9 मिनट के लिए रुका। ये ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा यहां तक।
पूरा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि 27 किलोमीटर से मैं कितना ही बना पाऊंगा, समझ रहे मेरा पॉइंट। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, और अगेन ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्तों 27 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए बीच में वो कितनी बार रुकेगा, पहले आप ये चेक करिए। 27 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो कितनी बार रुक रहा है, ये जरूरी पॉइंट है। क्या वो 27 बार रुकेगा? जो बच्चा ये सोच रहा है कि वो 27 बार रुकेगा तो वो गलत सोच रहा है। रीजन क्या? रीजन में छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं, छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बोलता हूं मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है और हॉल्ट टाइम में यही रख रहा हूं 9 मिनट्स आफ्टर एवरी किलोमीटर, सेम जैसे यहां दिया गया है सेम रख रहा हूं मैं। तो होगा क्या, देखिए 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, देख रहा है, फिर 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, यही एक मेन पॉइंट है यहां पर। 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, इधर पूरा बना सकता हूं, क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 ही किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला 9 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर चला और 9 मिनट रुका। अब दोस्तों मुझे बताइए क्या ये चीज मुझे लिखनी चाहिए थी यहां पर? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? चलिए यहां पर भी लिख लेता हूं 1 किलोमीटर 1 1 1 एंड 1। शुरुआती दौर पे तो वो चल रहा है, तब तो उसको रुकना नहीं है। ये 1 किलोमीटर चलने के बाद 9 मिनट रुका है, ठीक, फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद 9 मिनट रुका है, तो 1 2 3 4 बार वो रुक रहा है। अब देखो जब लास्ट वाला 1 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, फिर क्या वो रुकने की कोशिश करेगा? अरे उसके बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है, फिर तो बात भूल ही जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम तक जब वो यहां पहुंचा तो उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया था, तो बात यहीं तक की हो रही थी। अब वो 9 मिनट रुके या नहीं रुके उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी मुझे यहां से समझ ये आ रहा है कि जब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना था तो वो रुक कितनी बार रहा है? 1 2 3 एंड 4। एक कम क्यों? क्योंकि लास्ट किलोमीटर जब वो ट्रैवल करेगा तो फिर उसको रुकने की जरूरत नहीं है। और ये चीज मेरे को पूरी फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधा कैलकुलेशन कर सकता था। कैसे? वो ऐसे कि मुझे समझ आ रहा है 5 किलोमीटर में वो रुकेगा 4 बार, एक बार रुक रहा है वो 9 मिनट के लिए, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी 36 मिनट्स, तो कुल मिला के 36 मिनट के लिए वो रुकेगा। अब ये देख लीजिए 9 9 18 9 27 और 9 36। अब ये वाला 9 मिनट जो है ऑब्वियसली ये इंक्लूड नहीं किया गया। तो अब ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दी आपको ताकि मैं ऊपर आपको आसानी से समझा पाऊं। देखो वहां उसने कितनी देर के बाद रुकना है? रुकना तो हर किलोमीटर के बाद है, रुकना भी 9 मिनट के लिए, बट 27 किलोमीटर ट्रेवल करना है। क्या 27 बार रुकेगा? नहीं, 26 बार रुकेगा, क्योंकि ये जो लास्ट किलोमीटर होगा उसका, इसके बाद यहां पर उसको रुकने की जरूरत नहीं है, उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो वो रुका कितनी बार? 26 टाइम्स। तो 26 टाइम रुका, हर बार वो रुक रहा है 9 मिनट्स के लिए। सीधा कैलकुलेशन करो, 9 6 54, 9 2 18 और 5 23, यानी 234 मिनट के लिए वो रुक रहा है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने वक्त जरूर लिया आपका ये लगभग 8 मिनट सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब देखिए ये 3 आवर्स तो उसको लगेंगे ही जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग रहे हैं, बट ये हॉल टाइम भी इसमें इंक्लूड होगा। 234 मिनट को आप और में ले आइए, कैसे लाओगे? देखो 60 और 60 120 और 60 180, यानी इसको मैं ब्रेक करता हूं, 180 मिनट्स अलग कर देता हूं और 54 मिनट्स अलग कर देता हूं, ठीक है, ताकि होगा क्या होगा, ये 180 मिनट्स मतलब ये बन गए 3 आवर्स और ये आ गए 54 मिनट्स, ठीक। तो कुल मिला के अब इससे कितना टाइम लगा? 3 घंटे ये लगे चलने के लिए और 3 घंटे 54 मिनट वो रुक रहा है। तो कुल मिला के जो उसको वक्त लग रहा है वो लग रहा है 6 आवर्स 54 मिनट्स। दिस वाज द सही वाला ऑप्शन आंसर, 6 और 52 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों ये रहा हमारा सही जवाब, 6 और 54 मिनट्स। चलिए क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और मुझे समझाने में आपको इसलिए भी इंटरेस्ट आया। देखो दोस्तों जो बच्चा इस लास्ट मिनट को भी इंक्लूड कर लेगा ना, लास्ट वाले इसकी हॉल्ट को, उसके लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माइट भी उसके लिए आंसर 6 और 45 आ जाए, 35 आ जाए या कुछ और भी आ जाए, 7 और आ जाए, कुछ भी आ जाए जो ऑप्शन में पड़ा भी होगा। यहाँ है नहीं है, मायने नहीं रखता, और एग्जामिनर जब ऐसा सवाल पूछेगा वो ऐसा ऑप्शन डाल भी देगा आपको। समझ रहे मेरा? तो मैं आपको बस समझाना ये चाह रहा था कि 27 किलोमीटर में वो 27 बार नहीं रुक रहा है, वो 26 बार रुक रहा है। आखिरी बार वो रुके नहीं रुके इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने डिस्टेंस उतना ट्रेवल कर लिया। ये समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी ताकि यहां से क्लैरिटी मिले, तो आप इस पे इंप्लीमेंट करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये जो 17वां सवाल है, इसके लिए मैं आपको बोलूं कुछ समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे को नॉर्मल
नॉर्मल लैंग्वेज को डिकोड करना आता है वो इसको समझ पाएगा, ठीक है। इसमें मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऑन स्पॉट एग्जाम में सवाल सॉल्व करो। देखो होता क्या इन क्वेश्चंस में, आपके जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं ना उनका मतलब बदल दिया जाता है। यानी हमें पता है कि प्लस का मतलब होता है एडिशन, बट ये बोल रहा है प्लस का मतलब यहां पर होगा डिवाइड। यानी जहां आपको प्लस का साइन दिखेगा आपको डिवाइड मानना है, डिवाइड का साइन दिखेगा माइनस मानना है, माइनस का साइन दिखेगा मल्टीप्लाई मानना है, मल्टीप्लाई का साइन बनेगा प्लस मानना है, एंड सो ऑन। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ दी दोस्तों, अगर डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाओगे और यही कैलकुलेट कर दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको साइन के चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं। तो पहले तो मैं ये लिखता हूं जो जो उन्होंने दिया 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। चलिए अब साइंस को चेंज करते हैं। प्लस का मीनिंग क्या है? डिवाइड, यानी 12 6 3 2 8, ये तो लिखूंगा मैं, प्लस की जगह आ गया डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का मीनिंग क्या आ गया? माइनस, ये लीजिए डिवाइड की जगह माइनस। माइनस का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई, तो रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई से। एंड मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? प्लस। बस अब आपको ये कैलकुलेट करना है, समझ गए? हाँ, बॉर्ड मास रूल जरूर लगाना है, वहां मिस्टेक मत कर देना, समझ गए पॉइंट? करिए। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8। मैंने सिर्फ इस 6 को डिनोमिनेटर में लिया, ठीक है, डिवीजन फॉर्मेट में लिया। ये भी क्लियर हो गया? अब सुनिए, पहले बॉड मास में क्या आता है वो देख लो आप, BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन करिए, आप इसे डिवाइड करें तो यहां मिलेगा 2, ठीक है। अब 2 माइनस 3 मत कर देना क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आती है, तो 2 माइनस 3 2 6 प्लस 8। लास्ट में प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 माइनस 6 करो या माइनस 6 प्लस 8 करो, बात एक ही है। यहां मिलेगा माइनस 4 प्लस 8, तो 8 माइनस 4 विल बी 4। तो दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है 4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन 4 सही हो गया, ऑप्शन 4। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 17 सवाल था। चलिए एक बार नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए ये क्या बोल रहा है। अच्छा, बात आती है कि सर ये सवाल कहां से पूछा गया है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग बोलो या मिसलेनियस बोलो, वहां से पूछा गया है। ऐसा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया भाई। कोडिंग डिकोडिंग, हर उस बच्चे की बात मैं कर रहा हूं जो नया होगा ना, जिसने फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है, जेके एसएसबी का कोई भी, चाहे जेके भी कांस्टेबल हो या कुछ और भी हो, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि इसको मालूम नहीं होगा ये सब। हाँ, जो पहले से बड़े टाइम से पढ़ रहे हैं, वक्त से पढ़ रहे हैं, उनको तो मालूम ही होगा। दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज DBU, देन इन द सेम कोड डॉग को किस तरह से लिखोगे आप? आपको पहले इनका जो रिलेशनशिप है उसको डिकोड करना है। देखो मैंने हमेशा बोला है कि पहले जो पोजीशन पे पढ़ा है उसका रिलेशन पहली पोजीशन पे जो पढ़ा है ऑलमोस्ट उसी के साथ होता है मेजोरिटी केसेस में। तो सी से डी कैसे बना? क्योंकि सी के बाद डी आता है, ये समझ आ रहा है मुझे। उसी तरह से मुझे समझ आ रहा है कि ए के बाद बी आता है, देख रहे हो, और टी के बाद यू आता है। ABC में ऐसा ही चलता है, तो जो आपको दिए आप भी उसके बाद लिखे। यानी डी के बाद क्या आता है? ई आता है, ओ के बाद MNO, पी आता है, जी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। तो मुझे लगता है EPHS का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, EPH, यही है इसका सही जवाब। ये तो हो गए बच्चे लेवल के क्वेश्चंस। आज के वक्त पे कोडिंग डिकोडिंग के कहीं बेहतरीन तरह के सवाल जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। बट उसके लिए अनडाउटली हमारे बेसिक्स जो है वो क्लियर होने ही चाहिए। आगे सुनिए क्वेश्चन 19th ये सवाल आप बोल दीजिए। मेरे हिसाब से ये APGP का सवाल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको भी नहीं मानो आप तो सिंपल मैथ्स बोलूंगा मैं, नंबर सिस्टम बोल लो या सिंपल मैथ्स बोलो, ये उसका सवाल है। माइंड वाला सवाल है यार, वो लगाना आपको इसमें, ठीक है, क्योंकि जिसको 1 to 3 आता है वो इसको सॉल्व कर सकता है। बोल क्या रहा है? इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, अगर आप 1 से लेके 100 तक सभी नंबर्स को नोट डाउन करोगे तो आपको ये देखना हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, 3 कितनी बार लिख रहे हो। दो तरह की कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो जाएगी। एक तो सिंपल आता है बच्चे के मन में सवाल, सर जो 33 नंबर होगा यहां पे आप इसको 1 काउंट करोगे या 2 काउंट करोगे? क्योंकि यहां 3 डिजिट तो 2 बार है और उसने ये नहीं बोला हमें हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट नंबर्स इंक्लूडिंग 3, उसने बोला 3 कितनी बार लिख रहे हो। तो बच्चे के मन में सवाल आएगा सर इसको 1 ही बार इंक्लूड करोगे या 2 बार इंक्लूड करोगे? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको इंक्लूड तो 2 ही बार करना है, बट करना किस तरह से आइए वो देखते हैं। एक तो आपको समझ आना चाहिए, जब मैं मैथ्स में नंबर्स लिखूंगा तो ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैंने पूरा यहां तक लिख दिया, ठीक।
तो यहां पर तो पहले मैं 3 वाली सीरीज को पकड़ लेता हूं, क्योंकि 3 वाली सीरीज जो है वो 3 वहां पर होगा ही होगा, यानी 3 में होगा, 13 में होगा, 23 में होगा, देन 33 में होगा, 43, 53, 63, 73, 83, 93, आगे तो नहीं होगा। ये क्लियर हो रहा है? तो कुल मिला के यहां 3 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मुझे ये देखने को मिला कि 10 तो यहां पर हो गए, 10 तो ये हो गया, प्लस और 3 कहां कहां आ सकता है सोचिए आप। और 3 आएगा, ये जो 30s की लाइन होगी वहां पर भी तो 3 आएगा, आएगा या नहीं? मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, ठीक है, ताकि पहला वाला क्वेश्चन आपको समझा पाऊं। अभी 8 9 10 यहां आ गया दोस्तों, वो देख लेना यार आप, ये लीजिए 8 9 एंड 10। तो मैंने बोला 30s की लाइन जो होगी उसमें 3 होगा कैसे, 31 32 33 तो है ये, 34 35 36 37 38 39 एंड 40। क्या 3 इसके अलावा कहीं और होगा? नहीं होगा। अब यहां पर अगर 3 का काउंट आप देखोगे तो देखो 3 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऐसे आया और 10 ऐसे आया, ठीक। तो ये जो मैंने पहले 10 लिखा था इसको मैं हटा देता हूं यहां से, यही लिख रहा हूं। तो कुल मिला के 3 दोस्तों कितनी बार आया? 20 बार आया। ऑप्शन सेकंड 20 हमारा सही जवाब है। अब वही बात जो मैं शुरुआती सवाल में आपको बता रहा था कि बच्चे के मन में आएगा, सर इस 33 को आप एक बार इंक्लूड कर रहे हो, 2 बार। मैंने बोला आपको सवाल में ये बोला गया है कि आपको ये नहीं देखना कि पूरा नंबर में 3 कितनी बार आया, आपको देखना है 3 कितनी बार आया। तो यहां पर वो पूरा नंबर ही लिया जाएगा, इधर भी नंबर लिया जाएगा, इधर भी नंबर लिया जाएगा। बट इधर की बात करूं अगर मैं, तो देखो आप इसको 2 बार इंक्लूड कर रहे हो। एक बार तो तब जब मैं इस लाइन में चल रहा था तब भी मैंने 33 को इंक्लूड किया, और एक बार तब जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तब भी मैंने 33 को इंक्लूड किया। ऐसा क्यों? क्योंकि 33 के अंदर एक बार 3 नहीं रिटर्न हुआ है, 2 बार राइट डाउन किया। एक यूनिट प्लेस में 3 है और ये जो 1 प्लेस है, यूनिट टेंस प्लेस है, वहां पर भी 3 है। तो इसलिए 2 बार मैंने इंक्लूड किया 3 को। मुझे लगता है भैया आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों 10 ऐसे और 10 ऐसे, टोटल 20 बार यहाँ पे 3 को मैंने राइट डाउन किया। अब दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है, कोई और मेथड नहीं है? एपीजीपी है, ठीक है। वो कैसे? बिकॉज हमें पता है इन नंबर्स के बीच में जहां पर 3 अपेयर हो रहा है, 10 10 का गैप है। 3 और 13 में 10 का गैप, 13 और 23 में 10 का गैप, अगेन 10 10 10 10 का गैप चल रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज अ गैप ऑफ ओनली 1। 31 और 32 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में अगेन 1 का डिफरेंस, 33 और 34 में अगेन 1 का डिफरेंस। तो जब भी डिफरेंस जो होते हैं ये एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तब हम एपी या जीपी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम उससे इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर रहता है मैथ्स का, वहां से ये चीज निकल कर आती है। बट मैं बोलूंगा क्योंकि नंबर्स यहाँ बहुत छोटे हैं, फ्रॉम 1 to 100 में उसे ऐसे कर ही सकता था। बट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे मैथ्स के कोर्स के अंदर, जो मैंने कोर्स लाइव किया हुआ द मंजिल भारत एप्लीकेशन कोर्स के ऊपर, जहां मैं खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वहां मैथ्स के आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो मैं नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसको करने के दूसरे तरीके जो है वो भी सिखा दूंगा। बिकॉज मन में सवाल ये आएगा बच्चे के, सर फ्रॉम 1 to 10,000 होता अगर, तो मैं क्या इस तरह से नंबर लिखता, फिर मैं कैसे काउंट करता? तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने वहां पर आपको समझाया है। तो आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए मंजिल भारत एप्लीकेशन कोर्स। आइए दोस्तों क्वेश्चन 20 पे आते हैं। ये सवाल जो है ये पूछा गया है कैलेंडर में से, और कैलेंडर जो है ये एक रीजनिंग चैप्टर का सवाल है। कैलेंडर कहां का सवाल है? रीजनिंग का। टुडे इज फ्राइडे, आज शुक्रवार है, तो कौन सा दिन होगा 63 दिन के बाद, तब कौन सा दिन फॉल करेगा? दोस्तों एक बात बताइए, आज कौन सा डे है जिस समय पे आप ये वीडियो देख रहे हो? चलो आप नहीं देख रहे हो, मैं जब बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं ये वीडियो, आज क्या है वैसे, 13 है शायद, देख लें। आज 13 अप्रैल है, ठीक है। 13 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज है सैटरडे। देखना एक बार, 13 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और है क्या? सैटरडे। इसका आंसर मैं आपको बताऊं फ्राइडे ही है, बट पहले समझ लो ये आया कैसे। मुझे बताओ अगला सैटरडे कब आएगा? अगला सैटरडे कब आएगा? देखो मंडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा, 13, यहाँ 14 अप्रैल होगी। ट्यूसडे को क्या होगा, यहाँ 15 अप्रैल होगी। वेडनेसडे को क्या होगा, 16 अप्रैल होगी। थर्सडे को क्या होगा, 17 अप्रैल होगी। 18 अप्रैल को क्या आएगा? फ्राइडे। और 19 अप्रैल को क्या आएगा? सैटरडे आएगा। कुछ मिस हुआ क्या? सैटरडे, अरे संडे मिस हो गया मेरे से ना, संडे मिस हो गया। चलो मैं इसको आगे ले जाता हूँ।
ऐसे चलेगा ना काम। हाँ 14 अप्रैल को सैटरडे नहीं है, मंडे नहीं है, संडे है। दोबारा आज सैटरडे है, 14 को संडे, 15 मंडे, 16 ट्यूसडे, 17 वेडनेसडे, 18 थर्सडे, 19 फ्राइडे और 20 अप्रैल को क्या आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा। ये क्लियर है? मुझे बताइए अगर आज सैटरडे था तो अगला सैटरडे जो आया 20 अप्रैल को वो कितने दिनों के बाद आया? क्या आप ये क्लियर आउट कर पा रहे हो? वो आया आफ्टर 7 डेज। और ऐसा ही तो होता है बिकॉज हर 7 दिन के बाद हफ्ता रिपीट होता है। तो अगर आज शनिवार है तो अगला शनिवार जो होगा वो 7 दिन के बाद होगा। 13 में 7 जोड़ूंगा तो 20 अप्रैल मिलेगा, तो 20 अप्रैल को शनिवार होगा। अब 20 अप्रैल के बाद सैटरडे कब होगा? आफ्टर अगेन 7 डेज, 20 + 7 27 अप्रैल को भी सैटरडे ही होगा। समझ रहे हो? मुझे ये बात बताओ, अब मैं आपको बोलूं आज 13 अप्रैल है, आज शनिवार है, 8 दिनों के बाद क्या होगा? तो आप बोलो सिर्फ 8 में से पहले 7 हटा दो आप, क्योंकि 7 दिनों के बाद तो शनिवार ही होने वाले हैं और उसके एक दिन आपको और आगे जाना है, तब 21 अप्रैल की बात आती है दोस्तों और तब संडे होगा। ये समझ रहे हो? 7 दिन यहां लगे और 8वां दिन ये आ गया, 8th डे, 8 डे का जो गैप आ रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यानी जब ये हमें 63 डेज की बात कर रहे हैं तो हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं एक बार सॉल्व, देखना कैसे। अब 7 7 के मल्टीपल उठा लो ना। हाँ 63, आप क्या करो, जो भी नंबर देगा उसे 7 से डिवाइड करो, तो 7 9 ज़ा 63, ठीक। और जो रिमाइंडर आता है उतने दिन आगे जाओ, बिकॉज मुझे पता है 63 जो है 7 का मल्टीपल है। तो होगा क्या, 7, फिर 14 दिन के बाद भी फ्राइडे, 21 दिन के बाद भी फ्राइडे, 28 दिन के बाद भी फ्राइडे, फिर 35 दिन के बाद भी फ्राइडे, 35 के बाद 7 जोड़ो, 42 के बाद फ्राइडे, 49 के बाद फ्राइडे, उसमें 7 जोड़ो, 49 के बाद 7 जोड़ो, 56 के बाद फ्राइडे, 56 नहीं सॉरी 49 में 7 ऐड करो भाई, हाँ 56 ही आया ना, और उसमें 7 जोड़ो, 63 के बाद भी फ्राइडे ही आ रहा है। समझ रहे मेरा पॉइंट? 63 के बाद भी फ्राइडे ही आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। हाँ अगर रिमाइंडर 1 होता मैं फ्राइडे के एक डे आगे चले जाता, यानी मैं बोलता क्या सैटरडे। रिमाइंडर 2 होता मैं 2 दिन आगे चले जाता संडे। तो रिमाइंडर बिकॉज 0 है तो वो दिन जो होगा अगेन वो भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। समझ आ रहा है पॉइंट? तो इफ टुडे इज फ्राइडे देन आफ्टर 63 डेज इट विल ऑलवेज बी फ्राइडे, शुक्रवार ही मिलेगा। दोस्तों ये वही बात आ गई कि जो मैंने बोला था 13 अप्रैल को क्या है, शनिवार है। तो मैं अगर आपको बोलूं 7 दिन के बाद क्या होगा, आप 7 को यहां डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 7, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो बोलोगे 7 दिन के बाद आपको अगेन सैटरडे ही मिलेगा, जो मैंने यहां प्रूव करके बताया था आपको। डन हो गया दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं, हम उनसे सोल्व करते हैं। ठीक, बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये भी एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो मैथमेटिकल रीजनिंग में से पूछा गया। अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। इस तरह के सवाल जेकेएसएस भी पूछता है लो लेवल एग्जामिनेशंस में। वो क्यों पूछता है? क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आपको इक्वेशन बनाना सही तरीके से आना चाहिए। ये सवाल आते हैं एग्जाम में। एक बच्चे ने दुगुना क्वेश्चन जो है वो गलत किए जितने उसने सही किए। मैं मान लेता हूं, लेट कर लेते हैं ना भाई, लेट कर लेते हैं। उस बच्चे ने जो क्वेश्चन सही किए हैं वो कितने हैं, वो है R। वैसे मेरे को जगह चाहिए इसके लिए, तो मैं क्या करूं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर ले गया हूं। अब ले आते हैं इस क्वेश्चन को हम ऊपर, ये सही रहेगा ना। तो वो बोल रहा है एक बच्चे ने ट्वाइस एज मेनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। मैं मान लेता हूं उसने राइट क्वेश्चंस कितने किए, R, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन राइट। तो उसने बोला जितने उसने गलत किए वो डबल है इसका, तो R का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2R। ये कौन सा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही डिड रॉन्ग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस he did wrong। पॉइंट क्लियर हो गया। इफ he attempted 48 sums in all, उसने बोला कुल मिला के 48 सम्स को उसने अटेम्प्ट किया, यानी उसमें सही क्वेश्चन भी होंगे उसमें गलत क्वेश्चन भी होंगे। ये कौन से है, ये वो क्वेश्चन है जो उसने सही किया। ये कौन से है, ये वो क्वेश्चन जो उसने गलत किया। आप ये मत सोचिए कि हाँ R आ गया तो ये राइट है ना, जो कंडीशन उसने दी थी मैंने उसके अकॉर्डिंगली लिखा। तो ये टोटल कुल मिला के वो बोल रहा है कितना कर रहा है, 48। बस ये क्वेश्चन बनाना नहीं थी आपको। आगे क्या है,
आगे सिर्फ ये है कैलकुलेशन, आर और आर 3r 48 के बराबर। तो आर की वैल्यू दोस्तों कितनी मिल गई 16। अब बताइए पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस ही सॉल्व्ड करेक्टली। तो आर तो राइट वाले क्वेश्चंस ये है, तो 16 दोस्तों इसका सही जवाब है। दिस इज द राइट ऑप्शन। 21st क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये 8 9 10 ये ऊपर से आ गया था, इसे भूल जाओ आप, रब भी कर लेते हैं। डन। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी अब आपको समझ आ चुका होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करें इसे। मैं स्क्रीन से इसीलिए हटता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाओ और नोट कर पाओ। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, और बेसिक सवाल है प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी मींस फ्रॉम मैथ्स। देखो क्या बोल रहे हैं, अ डाइस थ्रोन वंस। डाइस समझते हो ना आप, जो पासा बोलते हैं हिंदी में, जो स्नेक एंड डाइस वाली गेम होती है, वहां पे जिसमें डिजिट्स लिखे होते हैं, डिजिट्स तो नहीं बोलूंगा, डॉट्स लिखे होते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट और 6 डॉट होते हैं, ठीक है, उससे डाई बोलते हैं। तो बोला जब एक डाई को फेंका गया, बताइए वो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी एक इवन नंबर को पाने की। तो पहली बात आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, संभावना। तो फॉर्मूला क्या है इसका, लड़की का नाम नहीं है भाई ये, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम यानी जिसकी आपको जरूरत है, फेवरेबल वही होगी, ठीक है, आपके फेवर में है, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं उसमें, तो देखिए मेरी बात सुनिए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इवन नंबर, और जब एक डाई को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकता है। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, बिकॉज ये तीनों डिजिट्स जो है ये क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। समझ रहे मेरा पॉइंट। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 3 है। ये 3 मैंने कहीं और से उठा के नहीं लाया, ये नंबर है इनका, 1 2 और 1 3, 1 2 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 है। इन दोनों को दोस्तों जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1/2। तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग what, getting an even number. Similar will be the case for getting odd number. जब वो odd के लिए पूछेगा तो भी मुझे समझ आता है कि 1 3 और 5, 3 है फेवरेबल आउटकम, डिवाइड करोगे 6 से जो टोटल आउटकम हो गए तब भी आंसर 1/2 आएगा। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन 22। आइए 23rd पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का ही पूछा गया है, ठीक है। बेसिक है, मजा भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, यानी मैथ्स में से ही पूछा गया है। A box contains 7 रेड बॉल्स। एक बॉक्स में रेड बॉल जो है वो 7 है। सॉल्यूशन पे आओ। एट ग्रीन बॉल्स, जो ग्रीन बॉल्स हैं वो 8 हैं। एड 5 ब्लू बॉल्स, जो ब्लू बॉल्स हैं वो 5 है। तो कुल मिला के कितनी बॉलें होगी, 8 5 13 7 20 20 बॉल्स होगी टोटल, ठीक है। बोल क्या रहा है, व्हेन वन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। जब उस बॉक्स से, उस बक्से में से जिसमें ये बॉल्स पड़ी हैं, वहां से अगर मैं एक बॉल को बाहर निकाल लूंगा रैंडमली बिना देखे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल जो है ब्लू है। यानी अगेन मुझे निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी। ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसकी, ब्लू बॉल की। हमेशा प्रोबेबिलिटी के आगे लिखा होता है किसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। किससे डिवाइड करते हैं, आपको मालूम है ना, ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स, अभी मैंने आपको बताया था। और ये डिवाइड किससे होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। और मुझे पता है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। अरे वो ब्लू बॉल की बात कर रहे हैं तो ब्लू बॉल तो 5 ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो 5 ही है हमारे पास। और टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 20 है, तो डिवाइड करो 20 से, यानी आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 1/4। तो 1/4 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी। दोस्तों यही अगर वो पूछता हमसे, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल के निकलने की, तो मैं 8/20 करता। रेड के लिए पूछता 7/20 करता। बिकॉज उसने ब्लू बॉल के लिए पूछा तो मैंने 5/20 किया। क्लियर हो गया। ये डिवाइड नहीं है, ये प्लस किए, इन सभी को डिवीजन मैंने यहां लिखी है, यहां प्लस लिख लीजिए भाई। डन। तो ये था प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पे आते हैं 24th सवाल पे। तब तक आप नोट करिए इन क्वेश्चंस को, मैं पानी पी लेता हूं। यहां भी लिख सकते थे आप, प्रोबेबिलिटी किसकी है ये,
इवन नंबर निकालने की। दोस्तों इस पूरे YouTube चैनल को जरूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। नया चैनल है, सभी बच्चों को मालूम नहीं है, जिनको पता चल रहा है वो आ रहे हैं हमारे इस चैनल में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने का उन सभी को भी, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है उन तक अब आपका फर्ज बनता है इस चैनल को पहुंचाने के लिए, ठीक है। दो अगले सवाल जो है उनको हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th ये आ गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक मैनिपुलेटिंग सवाल है जो कि बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है, डायलेमा में ला सकता है, तो कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। सवाल इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं बता दूंगा आपको। तो ये भी मैं बोलूंगा मिसलेनियस। और ये लास्ट सवाल जो है ये मैथमेटिकल रीजनिंग में से पूछा गया है, यानी ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेकेएसएस भी बार बार पूछता है, अगेन ये भी जेकेएसएस भी बार बार पूछता है। तो दीज टू आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ ध्यान लगाइए, माइंड लगाइए। अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड। मैं क्यों बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैनिपुलेटिंग है, बिकॉज इन सवालों को किताबों में देखना मुश्किल है, नहीं दिखते, सीधा एग्जाम में दिखते हैं। होते छोटे हैं, होते आसान है, बट गलती हो जाती है कंफ्यूजिंग होने की वजह से। तो एक बस जो है दिल्ली के लिए रवाना होती है हर 30 मिनट के बाद, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। दिमाग में रखना इस बात को। एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर, एक यात्री गया क्लर्क के पास और उसने बस के बारे में कुछ पता लगाया, और इंक्वायरी क्लर्क ने उसे क्या बोला, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो। उसने बोला 10 मिनट पहले जो है वो बस चली गई है। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM, और अगली बस जो आएगी वो 9:35 पर आएगी। ये समझ रहे हो आप। पूछ ये रहा है कि किस समय पे इंक्वायरी क्लर्क ने इस इंफॉर्मेशन को पैसेंजर तक पहुंचाया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी जब उस बंदे ने, पैसेंजर ने पूछा था क्लर्क से, तो उस वक्त क्या था जब क्लर्क ने उसको जवाब दिया। देखो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं, मुझे कुछ पिक्चर डेवलप करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लेता हूं इस समय पे इंक्वायरी क्लर्क से पूछा जा रहा था, ठीक है, इस समय पे, और उसने बोला क्या था कि भाई बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो। यानी जब वो उसने जवाब दिया, यहां उसने आंसर किया, मैं बोल देता हूं इससे 10 मिनट पीछे अगर हम आ जाए, ये मैंने बोला 10 मिनट्स हो गए। अगर मैं 10 मिनट्स इससे पीछे आ जाऊं तो उसने बोला बस इस समय चली थी, यहां मैंने बस बना दी और इस समय बस चली थी 10 मिनट पहले। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM, और उसने बोला अब जब बस आएगी या लीव होगी, जाएगी यहां से, ये जो बस जाएगी ये कितने बजे जाएगी, 9:35 पे जाएगी। तो मैंने जो सवाल दिया हुआ था उसको पिक्चर में डेवलप कर दिया। दोबारा बोलता हूं, यहां पर उस इंक्वायरी क्लर्क ने जवाब दिया, उसने बोला क्या है कि भाई 10 मिनट पहले ये बस जो है यहां से गई थी, और अगली बस जो होगी वो 9:35 पे जाएगी। बट एक कंडीशन जो इसने यहां ऊपर दी हुई थी, बोला था कि जो बस होती है दिल्ली के लिए हर 30 मिनट के बाद जाती है। तो जब इसने ये इसको बोला कि भाई जो बस है वो 9:35 पे जाएगी, यानी इससे पहले जब बस गई होगी वो 30 मिनट पहले गई होगी, क्योंकि दो बसों के बीच में जाने का जो वक्त है, दायरा है, वो 30 मिनट का है। तो मुझे समझ ये आता है कि जो इससे पहले बस गई है दोस्तों, ये वाली बस, वो 30 मिनट्स पहले गई है। अब देखो मैंने किस तरीके से पिक्चर डेवलप करी है, मैं यहां से यहां पहुंचूंगा और यहां से यहां पहुंचूंगा। यानी जो पहली बस होगी वो फिर गई होगी 9:05 पे, सुबह 5 AM पे, और अगर ये 9:05 पे गई है, उसका मतलब हमें पता चल रहा है जब इंक्वायरी क्लर्क ने बोला था 10 ही मिनट पहले बस गई है, तो अभी जो वक्त होगा वो क्या होगा, इसमें 10 मिनट जोड़ लीजिए, यानी 9:15 का वक्त चल रहा होगा अभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट 9:15 AM दोस्तों, ये है हमारा सही जवाब। था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने पिक्चर में जब ढाला ना तो वो आसान बन गया। इंक्वायरी क्लर्क को जब पूछा गया, जब उसने जवाब दिया, उसने बोला 10 मिनट पहले बस गई और अगली बस जाएगी 9:35 पे। हमें पता है दो बसों के बीच में जो दायरा है 30 मिनट का है, तो इससे 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बस निकली होगी जो 9:05 पे निकली होगी। और ये इसने बोला था 10 मिनट पहले, यानी अगर ये 9:05 हुए हैं तो अभी 9:15 हुए होंगे जब उसने ये जवाब दिया। वही पूछा था किस समय पे इंक्वायरी क्लर्क ने इस इंफॉर्मेशन को पैसेंजर तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। मैं करूंगा कोशिश कि इस वीडियो को मैं एक रील बनाऊं और मैं आप तक पहुंचाऊं इंस्टाग्राम के जरिए, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन 25, अगेन दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग है, बार बार मैंने एग्जाम में देखा है, थोड़ा सा फर्क जरूर है उन सवालों से, बट
पैटर्न तो वही है। ऑन अ वर्टिकल पोल ए मंकी क्लाइम्स, बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल क्या होता है? इस तरीके का। यहां मंकी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है 30 फीट इन 1 आवर। तो उसने बोला 1 घंटे में मंकी कितना चलता है? 30 फीट। ठीक है, यानी अगर यहां होगा मंकी तो 30 फीट की उसने जंप मारी और मंकी कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है, और उसने यहां पकड़ लिया। यह समझ आ रहा है आपको? अब उसने आगे क्या बोला है? एंड देन रेस्ट फॉर अ व्हाइल। जब वो 30 फीट की जंप मारता है ना, इधर से लेके इधर तक जो उसने जंप मारी, तो यहां वो क्या करता है? थोड़ी देर रेस्ट करने की कोशिश करता है, और रेस्ट करने के दौरान वो स्लिप डाउन होता है 20 फीट, यानी 20 फीट नीचे आ जाता है। कितने फीट नीचे आ जाता है? 20 फीट नीचे आ जाता है। तो अल्टीमेटली मंकी यहां पहुंच गया। यहां से लेके यहां तक का जो गैप है दोस्तों, वो है 20 फीट का। क्या पॉइंट समझ आया? रिपीट कर रहा हूं, मंकी यहां था, 30 फीट का जंप मारा, थोड़ी देर के लिए उसने रुकावट रेस्ट ली, और रेस्ट लेते समय वो स्लिप डाउन हो गया, 20 फीट नीचे आ गया। यानी दोस्तों मुझे ये समझ आता है, फिर 1 घंटे में उसने जंप चाहे 30 फीट का मारा हो, उसमें से 20 फीट की कमी आ गई ना, यानी अल्टीमेटली उसने फिर 10 ही फीट का जंप मारा। मैं ये बोल सकता हूं, या मैं ये बोल सकता हूं 1 फीट 1 और में उसने 10 ही फीट जो है वो कवर करा। डन। हर घंटे में 10 फीट। अब उसने ये पूछा है 120 फीट कवर करने में वो कितना वक्त लगाएगा? तो आप बोलोगे सर हर घंटे में 10 फीट, 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, तो 12 घंटे में 120। और अगर सुबह उसने शुरुआत की 8 AM पे, तो 12 घंटे बाद, यानी 8 में 8 12 जोड़ोगे तो 8 PM पे वो 120 फीट की ऊंचाई तय कर चुका होगा। तो आप गलत हो। 8 PM पहली बात ऑप्शन में नहीं है, और एग्जामिनर तो ऑप्शन में डालेगा 8 PM, ताकि आप गलत करो। इसमें नहीं डाला है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वहां वो डालेगा ताकि आप गलत करो। बात समझ रहे हो मेरी? तो फिर इसमें क्या एक पेज है, क्या एक इसमें कॉन्सेप्ट है जो छुपा हुआ है, वो समझना पड़ेगा हमें। दोस्तों ऐसा जब भी सवाल आएगा, याद रखिएगा, जो 1 घंटे में वो पहला जंप मारता है ना 30 फीट का, यहां 30 फीट दिया हुआ है, अगर 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, जो पहला जंप बचता है उसका उतना गैप ऊपर से छोड़ दो नीचे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? जो पहला जंप बचता है उतना गैप छोड़ दो। मैं क्यों बोल रहा हूं अभी सीखना। मैंने ऊपर से यहां तक 30 फीट छोड़ दिया, इधर से इधर तक। अब मुझे बताइए टोटल कवर कितना करना था उसने? 120 फीट। 120 फीट में से मैंने ये 30 फीट ऊपर वाला छोड़ दिया। अब ऐसा करते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ बाकी बचा हुआ कितना फीट होगा? मतलब यहां से लेके यहां तक कितने फीट होगा? 90 फीट होगा। ये समझ रहे हो आप? 90 फीट होगा, क्योंकि पूरा था 120, ऊपर में से 30 छोड़ रहे हो, तो बचेगा कितना? 90 फीट। 90 फीट पे दोस्तों यही पैटर्न फॉलो होगा, सेम फैशन पे ऊपर जाएगा। यानी 90 फीट ट्रेवल करने के लिए उस बंदे को जो टाइम चाहिए वो 9 आवर्स ही चाहिए। 9 आवर्स फॉर कवरिंग 90 फीट। यहां तक सही है, बट आगे क्या होगा दोस्तों? जब मंकी यहां पहुंचेगा, अब दोबारा 1 घंटे में उसने 30 फीट का जंप मारना है जो उसने शुरू में बोला हुआ था, और जैसे ही यहां से उसने 30 फीट का जंप मारा, ये कौन से आवर में मारा होगा? 10th आवर में। कौन से आवर में मारा होगा? मैं TH लिख रहा हूं क्योंकि वो घंटे की बात हो रही है। तो 10th आवर में उसने ये 30 फीट जो है वो भी ट्रेवल कर दिए, यानी यहां से 30 फीट का जंप मारा, मंकी यहां पहुंच गया। अब वो अलग बात है कि जंप मारने के बाद वो मंकी स्लिप डाउन हो गया, 20 फीट नीचे आया, फिर दोबारा 30 फीट का जंप मारा, फिर वो 20 फीट नीचे आ गया, स्लिप डाउन हुआ, फिर दोबारा जंप मारा, वो चलता रहेगा, यानी वो दोबारा भी आएगा स्टॉप पे। बट मेरे को तो उसने ये पूछा एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच द फ्लैग। जो यहां ऊपर झंडा लगा हुआ था उसको उसने सबसे पहले कब टच किया? तो भाई जब वो इधर 90 फीट ट्रेवल कर चुका ना, 9 आवर का टाइम उसको यहां लगा, यहां तक सेम फैशन था, ये वाला फैशन। बट इसके बाद 9 घंटे तो हो गए ना, इसके बाद अगले आवर में उसने जब 30 फीट का जंप मारा तो वो टॉप पर पहुंच चुका हुआ इस समय पे, झंडे को हाथ लगा दिए, तो 10th आवर में वो 30 फीट कवर कर चुका, यानी ये है तो 1 आवर ही है ना। नौ और कितने हो गए? 10 घंटे, 10 आवर्स, और 90 और 30 कितना हो गया? 120 फीट। तो आंसर हमारा दोस्तों इसका क्या है? 10 आवर्स। और 10 आवर यानी सुबह अगर 8 AM पे वो ये काम कर रहा है, इसमें 10 घंटे जोड़ोगे, 10 और 8 कितना हो गया?
18 का मतलब क्या है, शाम को 6 बजे वो यहां पर झंडे को हाथ लगा चुका होगा, 6 PM पे। 6 PM ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब है। बट अगर कोई डाउट यहां आपका रहा होगा, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं, अभी भी चाहता हूं, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको समझ आए। और ये जो 10 सवाल मैंने हमको करवाए, आप इससे कई सारी चीजें सीख कर जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों सुनिए मेरी बात। जब वो यहां पहुंचा 10वें घंटे में स्लिप डाउन हुआ, दोबारा 20 फीट नीचे आ गया, समझ रहे मेरी बात। ये 11वें घंटे में क्या होगा, दोबारा 20 फीट ऊपर जाएगा, बट ऊपर झंडा, ऊपर जगह ही नहीं है, ऊपर ये जो पोल है उसकी जगह ही नहीं है, कितना ऊपर जा पाएगा, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। बट हमें चाहिए क्या था, एक टाइम पे दोबारा वो पहुंचेगा यहां पर, बट हमें चाहिए था कि फर्स्ट गो में वहां कब पहुंचा, वो अभी पहुंचा है। आइए दोस्तों इसकी एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक छोटी सी एग्जाम्पल। मैं यहां पोल बनाने की कोशिश करूंगा, ये मैंने एक पोल बना दी है, ठीक, और मैं बोल रहा हूं 1 आवर में वो जंप मारता है 40 फीट का, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। बट जब वो रेस्ट करता है तो स्लिप डाउन करता है कितना, 30 फीट मान लेते हैं, 30 फीट। यानी रिजल्ट क्या मिला मुझे, 1 घंटे में वो 10 फीट ही ट्रेवल कर पा रहा है। कितने फीट, 10 फीट ही ट्रेवल कर पा रहा है। 40 में से 30 निकाल दिया, दिस इज द रिजल्ट। समझ रहे मेरा पॉइंट ऑफ। अब आगे समझिएगा, मैं बोलता हूं ये पूरा जो पोल था ये था लगभग 150 फीट, 150 फीट। कितना, 150 फीट। तो मैं बोलता हूं बताओ इसको कितना वक्त लगेगा। इस बार टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं दे रहा हूं, सीधा पूछो कितना वक्त लगेगा पहली बार इसको इस झंडे को टच करने में। ठीक है, पहली बार इसको इस झंडे को टच करने में, मंकी को। सुनिए मेरी बात, देखो मंकी पहले था कहां पे, यहां पर था। पहले 1 घंटे में इसने कितने का जंप मारा, 40 फीट का, तो वो यहां पहुंच गया 40 फीट का जंप मार के। ठीक है, 40 फीट का मंकी यहां पहुंच गया। फिर हुआ क्या, स्लिप डाउन हो गया, रेस्ट करता स्लिप डाउन हो गया, 30 फीट नीचे आ गया, यानी यहां पर आ गया। ऊपर से 30 फीट का गैप आ गया ना, ये वाला, इधर से इधर तक, तो मंकी यहां पहुंच गया। यानी 40 में से 30 निकालो तो रियलिटी में मंकी ने 10 ही फीट ट्रैवल किए, जो यहां पर है। सेम मैंने एज इट इज जैसे पीछे एग्जांपल दी थी आपको यहां पर, वैसे बनाने की कोशिश की है, बताया। अब सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बोला था आपको पिछले सवाल में, मैंने बोला दोस्तों आप ये देखिए टोटल कितना ट्रैवल करना था उसने, 120 फीट लिखा है ना, और पहला जो उसका जंप होता है वो था 30 फीट का, उतना ऊपर से नीचे आ जाओ बोला था मैंने। सेम यहां पर भी वही आ गया, पहला जंप जो वो मारता है वो 40 फीट का मारता है, हर बार 40 का ही मारता है। तो आप क्या करो, ऊपर से 40 फीट नीचे आ जाओ। मैं यहां पर आ गया 40 फीट नीचे, ये आ गया। तो मुझे बताइए पूरा 150 था, ये अगर 40 है तो बचेगा कितना फीट, बचेगा 110 फीट। यानी इस 110 फीट में सेम फैशन पे मंकी चलेगा। किस फैशन में, जिस फैशन में यहां चल रहा था, हर 1 घंटे में 10 फीट। तो 110 फीट ट्रेवल करने के लिए उसको कितने और लगेंगे, 11 आवर्स लगेंगे, 11 घंटे। बट जब मंकी यहां पहुंचा, अब दोबारा करता तो यही है, हर घंटे में 40 फीट का ही जंप मारता है ना, दोबारा उसने जंप किया, और जब जंप किया तो वो 40 फीट का जंप किया, सीधा उसको टच कर गया, वो रेस्ट करेगा, नीचे आएगा, दोबारा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वो एक अलग बात है। बट यहां पर उसने 10वें घंटे में, 10वें नहीं 11 के बाद 12th आवर में जंप मारा, एक और घंटा लगा उसको ऊपर पहुंचने में, जंप मारने के लिए। यानी 12 घंटे में वो उस फ्लैग को टच करके पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा। मुझे पता ना वो 30 फीट नीचे आता है, यहां पहुंचेगा मंगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक पोजीशन पे यहां पहुंचेगा, फिर एक टाइम पे यहां दोबारा आएगा। बट पहले पोजीशन पे यहां कब पहुंचा था, 11 घंटे उसको इधर लगे 110 फीट कवर करने में, और 12वें घंटे में ऊपर पहुंचा 12 और, तब इसका आंसर होता। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ जेकेपी कांस्टेबल के मैं आपको समझा चुका हूं जो रिमेनिंग 10 सवाल थे, और इसी के साथ नए चीजों को भी सीखने का आपको मौका मिला इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दोस्तों पिछली वीडियो में सॉल्व करवा चुका हूं, मैंने रब करा था यहां से। तो जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको किस तरह का ये चैप्टर लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं बॉर्डर बटालियन का जो पेपर होगा साल 2018 का, साल 2021 का, वो लेकर आऊंगा। वहां पे जो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे मैं वो समझाऊंगा, साइंस के सवाल समझाऊंगा, और अगर कोई और भी चीजें सीखने को होगी मैं वो भी समझाऊंगा। दोस्तों आप जरूर हमारे जितने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पर हमारे आ जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ्स, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन
एप्लीकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारा एप्लीकेशन कोर्स जो है द मंजिल भारत ऐप पे लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वे आई एम टीचिंग मैथ्स कोर्स इंडिविजुअली एंड वहाँ जेके कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। रणधीर सर ने अपना कोर्स लॉन्च किया है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दिया करें।